आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे रोमेटॉइड आर्थराइटिस अगर लॉन्ग टर्म रहे तो हमारे जॉइंट्स में कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ पैदा करता है और उनमें से एक डिफॉर्मिटी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 डिफॉर्मिटी इज़ स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी। नंबर 2 इज़ बॉटनियर्स डिफॉर्मिटी. Number 3 is Z deformity of the thumb. Number 4 is mallet finger. ये चार मेन डिफॉर्मिटीज़ हैं जो कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस हैंड्स में करता है। आज इनमें से हम स्वान नेक डिफॉर्मिटी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्वान नेक डिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि ये हमारा डिस्टल इंटरफ्लिंजल जॉइंट्स है, ये प्रॉक्सिमल और ये एमपी जॉइंट्स है। प्रॉक्सिमल इंटरफ्लिंजल जॉइंट्स पर हाइपर एक्सटेंशन हो और डिस्टल इंटरफ्लिंजल जॉइंट्स पर फ्लेक्शन हो तो इस डिफॉर्मिटी को स्वान नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो ये डिस्टल इंटरफ्लिंजल जॉइंट्स है, इस पर फ्लेक्शन होती है और इस जॉइंट पर एक्सटेंशन होती है, हाइपर एक्सटेंशन होती है। तो हाइपर एक्सटेंशन एज द प्रॉक्सिमल interphalangeal joints and flexion at the distal interphalangeal joint as a result of complication of the rheumatoid arthritis is called swan neck deformity. ये एक degenerative condition है और long term standing uncontrolled rheumatoid arthritis के बाद ये develop होती है। तो ये जो डिफॉर्मिटी है ये फ्लेक्सिबल भी हो सकती है एंड फिक्स भी हो सकती है। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो हमें जानना पड़ेगा कि वोलर प्लेट ऑफ द फिंगर क्या होती है। वोलर प्लेट बेसिकली हमारे प्रॉक्सिमल डिस्टल इंटरफ्लिंजल जॉइंट्स और एमपी जॉइंट्स पर और थंब के जॉइंट्स के वोलर सरफेस पर जॉइंट की एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस थिकनिंग का नाम है। अब देखें ये पीआईपी जॉइंट है, पीआईपी जॉइंट, ये इसका वोलर साइड पर कैप्सूल है और इस कैप्सूल को री करने के लिए ये एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस लिगामेंटस थिकनिंग है जिसे हम वोलर प्लेट कहते हैं। इस वोलर प्लेट का काम ये है कि इट प्रिवेंट्स हाइपर एक्सटेंशन एट द प्रॉक्सिमल इंटरफ्लिंजल जॉइंट्स और एनी अदर जॉइंट। तो जिस जॉइंट पर ये होगी उसकी वोलर साइड पर, तो इसका काम है कि हाइपर एक्सटेंशन जो है ना इसने ब्लॉक करनी है। तो इन अ केस अगर ये वोलर प्लेट की इंजरी हो या ये वोलर प्लेट लैक्स हो, इसकी लैक्सिटी हो, ये टाइट ना हो, तो ये अपना काम करना छोड़ देगी। यानी कि इसका काम है हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करना, तो यहाँ पर हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी अगर इसकी वोलर प्लेट की लैक्सिटी हो। तो यही एक मेन रीज़न है स्वान नेक डिफॉर्मिटी के लिए। स्वान नेक डिफॉर्मिटी की पैथोजेनेसिस में नंबर 1 पॉइंट इज़ लैक्स वोलर प्लेट, क्योंकि वोलर प्लेट का काम है हाइपर एक्सटेंशन को ब्लॉक करना। जब ये लैक्स होगी तो हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी। नंबर 2 पॉइंट इज़ द imbalance of muscle forces acting on PIP। जो हमारा प्रॉक्सिमल इंटरफ्लिंजल जॉइंट है इसके ऊपर हमारे जो मसल्स एक्ट कर रहे हैं अगर उनका इम्बैलेंस हो जाए उसकी वजह से भी स्वान नेक डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा इम्बैलेंस हो सकता है। नंबर 1 इज़ मैलेट फिंगर। मैलेट फिंगर का मतलब ये है जैसे कोई एथलीट हैं, फुटबॉलर हैं, क्रिकेटर्स हैं, जब वो कैच करने लगें तो हमारे डिस्टल इंटरफ्लिंजल जॉइंट पर अब चोट लगे या बॉल यहाँ आकर लगे तो टर्मिनल जो एक्सटेंसर टेंडन है जो कि एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द डिस्टल इंटरफ्लिंजल जॉइंट पर इंसर्ट होता है तो ये यहाँ से अवल्स हो जाता है। तो बेसिकली एक अवल्जन फ्रैक्चर होता है और स्मॉल पीस ऑफ द बोन समेत ये उखड़ जाता है यहाँ से, और इसको हम मैलेट फिंगर कहते हैं, जिसकी वजह से ये चूँकि टर्मिनल फेलिंग्स पर एक्सटेंसर टेंडन की पावर ख़त्म होगी, वो क्योंकि वो अवल्स हो गया तो ये फिंगर फ्लेक्स हो जाती है। तो डिस्टल इंटरफ्लिंजल जॉइंट्स की जो फ्लेक्शन है उसे हम मैलेट फिंगर कहते हैं। तो अगर ये मैलेट फिंगर हो तो हमारी जो एक्सटेंशन फोर्स है जो कि डिस्टल इंटरफ्लिंजल जॉइंट पर थी, अब ये सारी एक्सटेंशन फोर्स शिफ्ट हो जाएगी प्रॉक्सिमल इंटरफ्लिंजल जॉइंट पर, तो जिसकी वजह से ये हाइपर एक्सटेंशन में चली जाएगी। तो एक ये इम्बैलेंस ये हुआ कि हमारी जो एक्सटेंशन फोर्स थी वो फर्दर शिफ्ट हो गई पीआईपी जॉइंट पर, क्योंकि डीआईपी की इंजरी, डीआईपी की एक्सटेंशन लॉस हो गई ड्यू टू मैलेट फिंगर। नंबर 2 पॉइंट इज एफडीएस
रप्चर। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, अगर हम ये वोलर सरफेस की बात करें तो हमारा जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस होता है हमारे डिस्टल फेलिंग्स मिडल फेलिंग्स की बेस पर इंसर्ट होता है। यहाँ पर हमारा FDS इंसर्ट होता है और इस पॉइंट पर ऑन द वोलर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स हमारा FDP यानी कि फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस जो है वो इंसर्ट होता है। तो जब ये FDS जो कि मेन फ्लेक्सर है PIP जॉइंट का, अगर ये रप्चर हो जाए, इसकी इंजरी हो जाए, तो यहाँ पर एक्सटेंशन के को अपोज करने वाला तो कोई नहीं होगा क्योंकि फ्लेक्सर टेंडन की इंजरी हो गई। तो यहाँ पर अनअपोज्ड हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी क्योंकि फ्लेक्शन करने के लिए हमारे पास FDS जो था वो इंजर्ड हो गया। तो हमारे पास अब क्या हुआ कि यहाँ पर फ्लेक्शन फोर्स बढ़ गई और अगर मैलेट फिंगर हो तो एक्सटेंशन फोर्स बढ़ गई, तो जिसकी वजह से मसल का इम्बैलेंस हो जाने की वजह से प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स पर हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है और डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स पर फ्लेक्शन हो जाती है। और इस डिफॉर्मिटी को कहते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस की मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी है। अब आ जाएं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। इसके ट्रीटमेंट में हम एक्सरेज करा के देख लेते हैं, क्लिनिकली भी चेक करते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है या बिल्कुल रिजिड है। हम एक्सरेज पे डिजेनरेटिव चेंजेस देख लेते हैं, जॉइंट का आर्थराइटिस देख सकते हैं और उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास इनिशियली जो है नॉन ऑपरेटिव ऑप्शन मौजूद है जिसके अंदर हम स्प्लिंटिंग करते हैं। इसके लिए ख़ास स्प्लिंट होता है जो कि इसकी करेक्टेड फॉर्म में इसको अप्लाई किया जाता है, उसे कहते हैं डबल रिंग स्वान नेक स्प्लिंट। ये डबल रिंग की तरह होता है, इसके 2 रिंग्स होते हैं और इसको हाइपर एक्सटेंशन को ब्लॉक करने के लिए लगाया जाता है। इसके साथ हम स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं और ख़ास तौर पे अगर फ्लेक्सल डिफॉर्मिटी हो तो उसके लिए डबल रिंग स्वान नेक जो स्प्लिंट है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। और अगर ये स्प्लिंट वाला जो ट्रीटमेंट है ये अगर फेल हो जाए और या नॉन रिस्पॉन्डिंग हो तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सर्जरी। इस सर्जरी में हम जो इसका रीज़न है हमने उसकी सर्जरी करनी है। मिसाल के तौर पे अगर वोलर प्लेट इंजरी है तो हम वोलर प्लेट एडवांसमेंट की सर्जरी करते हैं और हाइपर एक्सटेंशन को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए हम सेंट्रल स्लिप की टेनोटमी कर सकते हैं। अगर साथ में FTS हमारा इंजर्ड है तो FTS टेनोडेसिस विद FTP कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम बॉटनरी डिफॉर्मिटी के साथ को डिस्कस करने के लिए इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।